नमस्कार दोस्तों। आज का कोटेशन है, विफलता पराजय नहीं विलंब है। जीवन में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर कोई गलती करके ही सीखता है। विफलता से ही विकास की कहानी लिखी जाती है। इंसान असफलता से तभी तक बचा रह सकता है जब तक कि वह कुछ न करे। कुछ न कुछ करते रहने वाला असफल ही होता है और भी सफलता तक भी पहुंचता है। अगर आप किसी काम में विफल होते हैं तो आप सीखते हैं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। विफलता आपको एक नई नीति आजमाने का मौका भी देती है। चाहे आप कितनी भी गलतियां कर ले, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए विफलता से डरने की भूल न करें और प्रयास करते रहें। जब आप कोशिश करते हैं तो कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए तनाव लेने की बजाय इससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में बिना विफलता के अर्थात असफलता के कोई महान नहीं बनता है और नहीं बना है। दुनिया के सबसे सफल इंसानों ने जीवन में कभी न कभी विफलता का सामना किया है। विफलता से मिले अनुभवों की बदौलत ही वे सफल हो पाए हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे हार गए तो क्या होगा। इसी सोच के कारण वे प्रयास ही नहीं करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। अपनी विफलता के बारे में लगातार सोचकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। विफलता की चिंता करने की बजाय आपको सफलता के बारे में चिंतन करना चाहिए। गलती करने से डरने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंच पाता है। जीवन में वही इंसान आगे सफल होता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो कई बार मुश्किलें आती हैं। इन मुश्किलों पर एक बार में विजय नहीं पाई जा सकती है। ऐसे में कई बार विफलता भी मिलती है। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति विफलता के बारे में विचार नहीं करता है और अपने प्रयासों से जीत हासिल करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज क्लास शुरू करते हैं और आज क्लास का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों, आज राजस्थान का एकीकरण को इस क्लास में मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास है। इस क्लास में आपको पूरा राजस्थान का एकीकरण याद हो जाएगा, यह मैं दावा करता हूं। और ऐसी कोई सी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें राजस्थान का एकीकरण से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। प्रत्येक परीक्षा में यदि उसके सिलेबस में राजस्थान का एकीकरण है तो उसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और उस एक नंबर को पक्का करने के लिए आज हम इस क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, संघों का नाम। सबसे पहले तो चरण कितने हुए? 7 चरण हुए। कितने चरण हुए? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब वो 7 चरण कौन कौन से हैं, उनका क्रम से हमें नाम याद रखना है। जैसे कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम संघों के नाम याद करेंगे। भाई, प्रथम चरण का जो संघ बना उसका नाम क्या था? तो सबसे पहले मत्स्य, फिर दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान और संघ और राजस्थान। तो दोस्तों, कैसे याद करेंगे? जैसे सबसे पहले बोलेंगे मत्स्य, फिर बोलेंगे पूर्व, फिर बोलेंगे संयुक्त, फिर बोलेंगे वृहद, संयुक्त वृहद, संघ और फिर राजस्थान। एक बार बोलिए, मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहद, संघ, राजस्थान। मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहद, संघ और राजस्थान। ये तो राजस्थान के 7 चरणों का नाम हो गया है। अब इसके बाद में हम याद करेंगे दिनांक। भाई, किस दिनांक को राजस्थान का जो चरण है उसका गठन हुआ? तो सबसे पहले हम याद करेंगे उसका भी। आप क्रम से ऐसे बोलेंगे 18, 25, 18,
30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। कैसे याद करेंगे? 18 25 18 30 15 26 1। कैसे बोलेंगे? 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। इसके बाद में हम मंथ, महीनों का नाम याद करेंगे। मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च। फिर करेंगे मई जनवरी नवंबर, मई जनवरी नवंबर। मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर। इसके बाद में अब हम किस सन में हुआ चरणों का गठन, तो उसके बारे में हम ऐसे याद करेंगे। 348। कैसे याद करेंगे? 348 मतलब 3 चरणों का 1948 में गठन हुआ। 348 249 249, 348 249। फिर है इसके बाद में 50 और 56, 50 और 56। 348 249 50 और 56, 348 249 50 और 56। तो प्रथम 3 चरणों का जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था, और उसके बाद में 2 चरण, इसके बाद में चौथा और 5वां चरण था उसका 1949 में वो गठन हुआ था, और छठा चरण का 1950 में, और 7वां चरण का 1956 में गठन हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चरणों को याद कर लेंगे। चरणों के दिनांक याद करने के पश्चात अब हम आते हैं रियासतों पर। रियासतों का ट्रिक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। रियासतों के लिए पहले जो चरण है मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, उसमें कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण किया गया था। तो उसमें राजस्थान की 4 रियासतें थी। कितनी? 4 रियासतें थी। 4 रियासतें थी, और 4 रियासतें कौन सी थी? आपको याद रखना है ABCD। क्या याद रखना है? ABCD। और ABCD में आप ए को गोला कर देंगे, अर्थात ए को गोला कर देंगे। क्या कर देंगे? ए को गोला कर देंगे, जिसका मतलब होगा कि यही इसकी राजधानी है, जो इसका अर्थ होगा। जैसे ए का यहाँ अलवर है, ए का अर्थ है अलवर, और बी का मतलब है भरतपुर, सी का मतलब है करौली, और डी का मतलब है धौलपुर। ABCD। और इसके साथ में नीमराना ठिकाना था, और नीमराना ठिकाना भी इसके साथ में, इस रियासत साथ में एकीकरण किया गया था। तो प्रथम चरण में ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इसमें अलवर को राजधानी बनाया गया था। अब इसके बाद में द्वितीय चरण जो है उसमें है बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। क्या है? बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। बा से है बांसवाड़ा, बू से है बूंदी, झा से है झालावाड़, डू से है डूंगरपुर, की से है किशनगढ़, को से है कोटा, प्रे से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, और टों से टोंक। और एक ठिकाना लिया गया था जिसका नाम है कुशलगढ़ बांसवाड़ा, उस ठिकाना का भी इसमें एकीकरण किया गया था। और यहाँ पर कोपर गोला किया गया है, मतलब कोटा को राजधानी बनाया गया था। मत्स्य प्रदेश की तो राजधानी रहा था अलवर, और पूर्व राजस्थान जिसका नाम था द्वितीय चरण, उसमें कोटा को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद में है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिलाया गया था। किसमें? पूर्व राजस्थान में। पूर्व राजस्थान कौन सा? ये जो पूर्व राजस्थान है सेकंड चरण में उदयपुर को मिला दिया गया था, और उदयपुर को ही राजधानी बना दिया गया था। उदयपुर को ही राजधानी बना दिया गया था। थर्ड चरण के बाद में चौथा चरण की बात करें तो इसमें ट्रिपल JB। क्या याद रखना है? ट्रिपल JB। ट्रिपल JB का मतलब होता है, प्रथम जे का अर्थ है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया था। चौथा चरण के बाद में 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत, मतलब संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान दोनों को मिला दिया गया था। कौन कौन से? प्रथम
चरण प्रथम और 1+4, मतलब प्रथम चरण का कौन सा था, ABCD। ABCD में किसको मिला दिया गया था, 4 मतलब चौथे चरण को JJB, इसको दोनों को मिला करके मत्स्य और बृहत राजस्थान का मिला करके संयुक्त बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। और इसमें भी राजधानी जयपुर रही थी। और इसके बाद में है राजस्थान संघ, जिसमें सिरोही को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था, सिरोही को मिलाया गया था। और इसके सिरोही को मिलाया गया था, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके। किसको, आबू और देलवाड़ा, इसको छोड़ करके क्या सिरोही को मिलाया गया था, और उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। और बात करें अंतिम चरण की, तो इसका नाम था राजस्थान, और जो वर्तमान है, और इसमें मिलाया गया था अजमेर और मेरवाड़ा। और जो आबू और देलवाड़ा था उसको भी इसमें मिलाया गया था, आबू और देलवाड़ा को भी मिलाया गया था। और सुनील टप्पा, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का था सुनील टप्पा, तो उसको भी इसमें मिलाया गया था। किसको, सुनील टप्पा को, सुनील टप्पा को मिलाया गया था। और इसमें आबू और देलवाड़ा को मिलाया गया था, आबू और देलवाड़ा। तो इन दोनों को मिला करके और अजमेर मेरवाड़ा को मिला करके राजस्थान का एकीकरण किया गया, और अंतिम चरण में राजस्थान नाम रखा गया। अब इसमें सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि आबू देलवाड़ा कौन से चरण में मिलाया गया, तो ये ध्यान रखना है, आबू और देलवाड़ा को किस में मिलाया गया था, सप्तम चरण में राजस्थान में मिलाया गया था। और सिरोही को छठे चरण में मिलाया गया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम याद करते हैं उद्घाटनकर्ता। प्रत्येक चरण थे उनके उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे, तो गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। कैसे याद रखना है, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। प्रथम चरण का NV गोडगिल, दूसरे चरण का NV गोडगिल, तीसरे चरण का पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम चाचा कहते हैं, चाचा के नाम से पुकारते हैं। फिर इसके बाद में पटेल का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रथम 4 चरणों के उद्घाटन करने वाले कौन थे, गोडगिल चाचा पटेल। कैसे याद रखना है, गोडगिल चाचा पटेल। NV गोडगिल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। क्या नाम है, नरहरि विष्णु गोडगिल। और उसके बाद में चाचा का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पटेल का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 4 चरणों का उद्घाटन इन्होंने किया था। अब बात करें हम प्रधानमंत्री। प्रथम चरण का प्रधानमंत्री कौन था, कुमावत। और सेकंड चरण का आसावा, थर्ड चरण का वर्मा, और चौथे चरण का शास्त्री। तो कैसे याद रखना है, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कुमावत मतलब शोभाराम कुमावत, और असावा गोकुल लाल असावा, और वर्मा माणिकलाल वर्मा, और शास्त्री हीरालाल शास्त्री। तो ये चारों प्रधानमंत्री थे क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के। इसके बाद में राज प्रमुख के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो प्रथम चरण का राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। किसको बनाया गया था, उदयभान सिंह को। और ये कहाँ के थे, धौलपुर के थे। कहाँ के थे, धौलपुर के थे। धौलपुर के शासक थे, जिनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। और ये जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत, ये अलवर के शासक थे, अलवर के थे। ठीक है, शोभाराम कुमावत कहाँ के थे, अलवर के थे, शासक नहीं थे। और ये उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। और इस प्रथम चरण का जो नाम रखा गया था मत्स्य संघ, KM मुंशी के कहने पर रखा गया था। किसके नाम पर कहने पर रखा गया था, KM मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और इसकी जो राजधानी है वो क्या रखी गई थी, अलवर रखी गई थी। इसके बाद बढ़ते हैं पूर्व राजस्थान
सेकंड चरण जिसका जो राज प्रमुख था वह भीम सिंह था। कौन था? भीम सिंह था। और कहाँ के थे ये? कोटा के थे। तो कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये सेकंड चरण का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो कौन था? भीम सिंह। और वह कहाँ का था? कोटा का शासक था। इसे हम क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख का पद भी यहाँ पर सृजित कर लिया गया था। तो उपराज प्रमुख भी किसे बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह। किसको बनाया गया था? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। और ये कहाँ का था? बहादुर सिंह था ये बूंदी का। कहाँ का था? बूंदी का नरेश था जिसे उपराज प्रमुख बनाया गया था। बात करें थर्ड चरण की तो इसमें उदयपुर का जो भूपाल सिंह था मेवाड़ का, उसे राज प्रमुख बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख की बात करें तो ये जो कोटा के शासक थे भीम सिंह को ही क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था। भीम सिंह को क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद में चौथे चरण की बात की जाए तो चौथे चरण में राज प्रमुख मान सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सवाई मान सिंह जयपुर का था, इसे राज प्रमुख बनाया गया था। और उदयपुर के जो भूपाल सिंह थे जो कि संयुक्त राजस्थान के क्या थे? राज प्रमुख थे, उसे उपराज प्रमुख बना दिया गया। और उपराज प्रमुख नहीं, इसे महाराज प्रमुख बना दिया गया। क्या बना दिया गया? महाराज प्रमुख बना दिया गया। तो महाराज का पद कब से कौन से चरण में शुरू हुआ? महाराज का प्रमुख पद जो है वो चौथे चरण में हुआ। और उस किसे बना दिया गया? भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया। भूपाल सिंह को। और उपराज प्रमुख भीम सिंह को बना दिया गया जो कि कोटा के थे, जो कि थर्ड चरण में भी क्या थे? उपराज प्रमुख थे। उसको चौथे चरण में भी उपराज प्रमुख बना दिया गया। पांचवें चरण की बात करें तो इसमें क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री का जो पद था, पीएम का जो पद था, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था। मुख्यमंत्री का, सीएम का पद सृजित किया गया था। और हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था। किसको? हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था। हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? मनोनीत। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था। और उसके बाद में इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो मानसिंह द्वितीय ने इसको शपथ दिलाई थी। किसने? मानसिंह द्वितीय ने शपथ दिलाई थी। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का एकीकरण था। अब नोट कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। और भी प्रथम चरण का जो मत्स्य संघ नाम रखा गया है वो किसके कहने पर रखा गया था? के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी। कितनी? 19 देसी रियासतें थी। और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों का नाम भी आपको याद रखना है, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा टोंक और नीमराणा अलवर, ये 3 ठिकाने थे। और 19 देसी रियासतें थी। तथा चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा था। मतलब केंद्र शासित कौन सा था? चीफ कमिश्नर वाला प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। प्रदेश में विभक्त था। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान के संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था राजस्थान का एकीकरण। मुझे आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।